हेलो गाइस। आज जो है हमारा टॉपिक है स्टोक्स थ्योरम। एक मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटरनल पार्ट में किस तरीके से छोटे छोटे लूप्स जो बनते हैं वो कैसे कैंसिल कर देते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसमें मैंने जो मतलब स्टोक्स थ्योरम में ये बताया गया है कि लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देते हैं। एक आप लोगों ने डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ी थी, उसमें क्या था, वॉल्यूम को सरफेस में और सरफेस को वॉल्यूम में बदल देते हैं। इसमें क्या करते हैं, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है। तो आज का जो टॉपिक है मेन वो है स्टोक्स थ्योरम है। और यहाँ पर कुछ थोड़ी सी नई चीज भी आज सीखेंगे हम लोग। line integral of the vector field A over the boundary C of the surface is equal to the curl of vector field A over surface S of any shape। अब यहाँ लैंग्वेज लिखी है और मैंने आपको बोल दी, आपने कह रही समझ में आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है इसका इंटीग्रेशन A वेक्टर फील्ड dl, ए वेक्टर फील्ड dl। तो आप इसको ऐसे भी तैयार कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लाइन इंटीग्रल, ये लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, देखिए लाइन, ये लाइन इंटीग्रल है ऑफ ए वेक्टर फील्ड। और किसके लिए है, ये कर्व के लिए है, ये कर्व के लिए है। आप क्लोज पाथ ना समझिएगा, अभी इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ओवर द बाउंड्री सी, बाउंड्री सी, लेकिन बंद नहीं है ये, ठीक है। ऑफ द सरफेस इज इक्वल, अब इज इक्वल तो ये साइन हो गया, इज इक्वल किसके हो जाएगा, इज द कर्ल, देखिए लिखा है द कर्ल ऑफ वेक्टर, द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड ओवर सरफेस, ये देखिए सरफेस इंटीग्रल के क्या हो जाएगा, ओवर सरफेस एस ऑफ एनी शेप। क्लियर है। तो एनी सरफेस के लिए निकल कर आए, बहुत सिंपल है। ये स्टेटमेंट है जो लाइन इंटीग्रल ऑफ द, देखिए लाइन इंटीग्रल, देखिए ये क्या होता है डीएल और सी इंटीग्रेशन, और ये ऐसे दिखा रहे हैं ना। तो ये जो है बाउंड्री के लिए है। यहाँ पर ये मत समझिए कि हमने क्लोज की बात करें, क्लोज कर्व नहीं हो, कर्व होगा यहाँ पर, लेकिन कैसा होगा अभी हम ये सरफेस दिखा देंगे। वेक्टर फील्ड ओवर द बाउंड्री सी ऑफ द सरफेस इज इक्वल कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड किसके, ओवर सरफेस एस ऑफ एनी शेप। अब देखिए यहाँ पर किस हम सरफेस की बात कर रहे हैं। जो स्फीयर होता है, फुटबॉल होती है, वो चारों तरफ क्या होती है, हर तरफ से क्लोज्ड होती है। तो जो हम स्फीयर लेते हैं वो कैसा होता है, स्फीयर का जो लिया जाता है स्फीयर, वो कैसा होता है, क्लोज होता है। ओपन सरफेस कैसा होगा, ये देखिए, जैसे हम मान लें ये कोन, अब ये कोन है तो कोन में देखिए ये हिस्सा खुला रहता है कि नहीं खुला रहता है। कैप ले लीजिए या हेमीस्फीयर ले लीजिए, तो हेमीस्फीयर में ये कैसा है, ये पोर्शन देखिए खुला हुआ होता है। तो इसको, या हम गिलास ले लें, कोई भी ऐसी चीज ले लें, जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास इस समय ये यहाँ पे पड़ा हुआ था, तो ये देखिए पूरा बॉक्स है, तो ये सरफेस हो गया। लेकिन ये देखिए क्या है, ओपन है ना, ये जो सिरा ये देख रहे हैं आप, इसका माउथ कैसा ओपन है, या ग्लास है या बाउल है, तो ये सब कैसे होते ओपन। तो यहाँ पर आप इसको आप क्लोज मत समझिए, जब हम इसमें कैप लगा देंगे, इसका ढक्कन लगा देंगे तो क्लोज हो जाएगा। तो ये तो ओपन है। तो हम यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक थ्योरम होती है, ग्रीन थ्योरम भी आती है ना, तो वहां पर वो क्लोज सरफेस, यही क्लोज सरफेस के लिए आ जाएगी। तो अभी हम क्या है कि ये चीज बात है, ये सरफेस तो पूरा बाउंड्री है, देखिए ये पूरा क्लोज है, बट ये कैसा ओपन है, ठीक है ना। और फ्लक्स लाइनें जो है इससे, जैसे ये चौक है ना, तो ऐसे निकलती हुई आएंगी, ठीक है ना, इस तरीके से निकल लेंगे, इस तरीके से निकल रही होंगी। तो इसके लिए हम स्टडी कर रहे हैं। क्लियर है। तो देखिए ये अगर हम इसको बंद कर दें, ये ऐसे बंद कर, तब ये क्लोज हो जाएगा। तो सर्फ, ये जो देख रहे हैं ये कर्व कैसा है, ओपन है। अब यहाँ पर ये कैसा है, ये ओपन है, ये ऐसे बाउंड्री बनी हुई, और ये ऐसे कैसा सरफेस ऐसे क्लोज हो गया। और स्फीयर की अगर हम बात करें तो ये क्लोज में आ जाता है। क्लियर है। स्फीयर यानी कि फुटबॉल बॉल ले लीजिए तो क्लोज होती है, तो उनके लिए
तो अब देखिए क्या करते हैं इसमें, ये तो हो गया स्टेटमेंट। अब देखिए ये जो हम दिखा रहे हैं, आप कहेंगे क्लोज है, ये क्लोज नहीं है। ये इस तरीके से मान लीजिए, इस तरीके कोन है, तो कोन का ये वाला पोर्शन क्या खुला हुआ है। अब इसमें से ये फील्ड है, और फील्ड किसी भी डायरेक्शन की कैसी भी हो सकती है। तो अब इसमें एक हम छोटा सा पोर्शन ले लें, कोई भी छोटा सा पोर्शन ले लें, और उसके हम स्टडी करते हैं। तो ये जो फील्ड है, ये फील्ड जो है, इस फील्ड के अंदर ये लाइन इसके अंदर से जा रही है, तो ये फील्ड के अंदर एक तरीके से ये कैसा रखा हुआ है, ये सरफेस रखा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि मान लीजिए हमने किसी तरीके की ये फील्ड बना ली, कोई फील्ड ले ली हमने, उस फील्ड के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर देखिए इसको हम मैनी पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लें, इसके बहुत सारे पोर्शन कर लें, ये तक, ये देखिए ऐसे कर लें। ये क्या है, लाइन इंटीग्रल, ये पूरा इतना क्या आ जाएगा, लाइन इंटीग्रल होगा। ये इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लाइन इंटीग्रल से, यानी ये एल हो गई पूरी, और ये पूरा क्या हो गया, सरफेस हो गया, ये अंदर का सरफेस हो गया। अब देखिए फील्ड का फ्लो जो है, मान लीजिए ये ऐसे है, तो इस कर्व से अब ये लूप है, ये छोटे छोटे लूप बन गए कि नहीं, एक लूप ये डायरेक्शन ऐसे, मान लीजिए इस L1 में चल के, और ये इस तरीके से ये ऐसे और ये ऐसे आ गया। क्लियर है। अब इसी तरह ये तो हमने L1 नाम दे दिया, इसको हम L2, ये पूरा इतना L1 कहलाएगा, ये पूरा क्या है, पैरीमीटर L1 से रिप्रेजेंट करें। ये हमने L2 लिया, तो देखिए ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये जाएगा, ये ऐसे आए, तो ये एरो और ये देखो अपोजिट आ गया। पहले देखो एरो ऐसे था, अब इस वाले में देखिए L3 में देखिए ये ऐसे, ये लूप और ये देखिए अपोजिट। अब अगर यही चीज आगे बढ़ती यहाँ पर, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। क्लियर। फिर ये यहाँ पर ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये देखिए अब ये अपोजिट आया कि नहीं, और ये यहाँ पर ये ऐसे अपोजिट आएगा। इसी तरीके से ये अगर हम L4 के लिए ले लें, ये देखिए, तो यहाँ फिर कैंसिल हो गया, ये आगे बढ़ गया, ये आया, तो यहाँ पर देखिए कैंसिल हो गया। तो ये इस तरीके से ये अपोजिट आ रहे हैं, कैंसिल तो हम बाद में बताएंगे, अपोजिट आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेट अस डिवाइड द इंटायर सरफेस, इस सरफेस को हमने इनटू एस को जो है कितने में बदल दिया, एंड नंबर ऑफ स्मॉल एरिया में बदल दिया। ये स्मॉल एरिया हो गया, ये इतना क्या हो गया, स्मॉल एरिया में बदल दिया हमने। क्लियर। और इनका क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये S1 है, ये डेल्टा S2 है, छोटा स्मॉल पार्ट S1 डेल्टा S2 डेल्टा S3, इतना छोटा हम कर सकते हैं कि आप ये कह सकें ये सभी इक्वल हो जाए। इसमें रियल में चूंकि एक्सप्रेशन करके तो बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक लूप बड़ा हो सकता है, मान लीजिए कोई लूप ऐसा हो। अब इन दोनों में अगर देखा जाए तो ये ऐसे लाइन गई, यहाँ पे कोई नहीं है, ये ऐसे आया, ये इस तरीके से जा रही है लाइन, ये आई, अब ये ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए अगर यही चीज इन दोनों में कैंसिलेशन की बात है तो दोनों में डिफरेंस आ गया ना, तो ये लूप केवल इतने के लिए और ये इतने के लिए, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसमें हमने स्मॉल लेते हैं एरिया, वो इतना ले लें कि एक तरीके से मान लीजिए ईच लूप लगभग एक जैसे की तरह काम कर ले। और ये जरूरी नहीं है, ये मैं एक तरीके से चूंकि जितना भी यहाँ डेरिवेशन किया गया है इंटीग्रल में या डाइवर्जेंस में, जितने भी वॉल्यूम इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, सब में इसी तरीके से। लेकिन अगर डिफरेंट भी हो तो कहीं ना कहीं जो मान लीजिए ये छोटा ये बड़ा है, एरिया में डिफरेंस है, तो यहाँ पर जो स्केलर क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा तो वो एक तरीके से नंबर से कैंसिल करेंगे। वेक्टर फील्ड, ये नहीं कि ये वेक्टर फील्ड की वजह से एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये स्केलर प्रोडक्ट बनेंगे, उनसे वैल्यू आएंगे। तो अगर आप ध्यान भी दें यहाँ पर, तो ए डॉट डी एल क्या है, ये एक स्केलर प्रोडक्ट है। ए डॉट डी एल दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है, स्केलर होता है। तो यहां पर ये क्वांटिटी निकल कर आ रही कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए। अब अगर कोई बड़ा छोटा एरिया है तो उसका कहीं ना कहीं वो मैनेज हो जाता है अगले में जाके, नहीं तो उसके अगले में मैनेज हो जाए, नहीं तो उसके अगले में मैनेज हो, तो कुल मिला के ये एक दूसरे से मैनेज होते चले जाते हैं। और क्या कंडीशन बनती है जब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो केवल इसकी फील्ड में केवल यहीं पर ये सरफेस पे, ये यानी कि ये जो ये सरफेस है इस पर ही
फील्ड रहती है और अंदर की एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो यही चीज लिखी है, S इंटू एन नंबर ऑफ स्मॉल एरिया एलिमेंट डेल्टा S1 S2 डेल्टा S2 डेल्टा S3 डेल्टा Sn हैविंग करस्पॉन्डिंग। अब पैरीमीटर ये है, हमने कहा पैरीमीटर इसका L1 ले लिया, इसका यहाँ डेल्टा L1 ले लिए, डेल्टा L2 ले लिए, डेल्टा L3, इस तरीके से करस्पॉन्डिंग पैरीमीटर ले लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, L1 L2 L इस तरह। अब क्या करते हैं इसको, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लाइन इंटीग्रल ले लेते हैं इसमें और लाइन इंटीग्रल से इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो कुल मिला के ये अंदर के पोर्शन, जैसे ये लाइन कैंसिल हो गई, ये देखिए अपोजिट आई थी, ये लाइन कैंसिल हो गई, इसी तरीके से ये अपोजिट लाइन आई थी। तो कुल मिला के यहाँ पर ये पूरा अंदर का पोर्शन कैसा होता है, कैंसिल हो जाता है और केवल क्या है, सरफेस पे ही रह जाता है ये इस तरीके से, ये पूरा का पूरा कैंसिल होके ये ऐसे सरफेस पर रह जाता है, क्लियर। तो अब इसके लिए हम क्या फील्ड लिखेंगे, बी डॉट ए एल, लाइन इंटीग्रल है ना, बी सॉरी ए वेक्टर फील्ड है तो ए लिखिए ए, और ये कर्व के लिए हम यूज कर रहे हैं, और इक्वल टू ए डॉट डी एल। अब इसके लिए, और यहाँ पर ये एरिया क्या था, हमने S1 बनाया था, S2 बनाया, S3 बनाया, इस तरीके से। तो अब ये फिगर हम, काम खत्म हो गया लेकिन फिर भी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये फिगर हमने ऐसे बनाया और ये बहुत सारे इसके हमने पोर्शन बना लिए और इसको हमने डेल्टा S1 से लिखा। तो ये जो पैरीमीटर होगा इसको हम किससे नोट करेंगे, डेल्टा L1 से प्रेजेंट करेंगे। और देखिए ये इस तरीके से फ्लो होगा इसमें, ये अब जब हम इसमें जाएंगे तो सेकंड वाले में, तो ये इस तरीके से देखिए ये अपोजिट आ गया और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा S2। तो इस तरीके से हम n नंबर ऑफ n डिवीजन कर लेते हैं, इक्वल टू ये हो जाएगा ये हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, वहां पर लिखिए। तो वैल्यू जो इसकी आ जाएगी करस्पॉन्डिंग इसके, तो ये रिजल्ट जो है फाइनली निकल कर आ जाएगा यहाँ पे a डॉट डी एल, और उसी के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगी वैल्यू, ये रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है ना। तो A1 डेल्टा L1, यहाँ डॉट लिख दीजिए, ये तो एक के लिए हो गया। इसी तरीके से हम इसके लिए क्या करेंगे, दूसरे के लिए निकाल लेंगे, तीसरे के लिए निकाल लेंगे, चौथे के लिए निकाल लेंगे। अब देखिए इस लूप को, इस पूरे यानी इसका सरफेस कितना हो गया, ए हो गया, और एल क्या होगी, लेंथ होगी, क्लियर है। वो पूरी ओवरऑल लेंथ कितनी, एल हो जाएगी, और पूरा कर्व सरफेस एरिया, पूरा सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा। अब इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन बी डॉट, बी की जगह सॉरी ए लिखिए यहाँ पर, ए डॉट डी एल, और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ये कर्व, ये पूरा कर्व ही तो बन रहा है, इक्वल टू, सबसे पहला पोर्शन हमने ये वाला लिया, इसके लिए क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ए, और ये L1 हो जाएगा, डेल्टा L1 हो जाएगा, और इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, डॉट डी एल, ये आ जाएगा, प्लस फिर हम किसके लिए यूज करेंगे, सेकंड S2 के लिए यूज करेंगे, तो डेल्टा L2 ए डॉट डी एल आ जाए। अब हम कितने के कहाँ तक ले जा सकते हैं, हम इस टोटल को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, मान लिए एल आई ले लें, डेल्टा एल आई ए डॉट डी एल, ये ऐसे लिख दिया। फिर हमने किसके लिए लिख दिया, इंटीग्रेशन डेल्टा एल एन, क्योंकि नंबर ऑफ पार्ट कितने किए थे, एन किए थे, और यहाँ पर आ जाएगा ए डॉट डी एल। ये क्लियर है। अब इस पूरे पोर्शन को हम क्या लिख सकते हैं, इसको समराइज करके लिख सकते हैं। इस चीज को पहले यहां पर समझ लीजिए, लिखने से पहले देखिए, वी सी दैट द लाइन इंटीग्रल, देखिए पहले आप इतना लिखने के बाद अब आप ये लिखेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरह, वी सी दैट द लाइन इंटीग्रल्स अलोंग कॉमन साइड ऑफ द टू लूप्स। देखिए ये टू लूप्स है, ये लूप है, एक लूप ये है, इसी तरीके से यहाँ पर ये एक लूप ले लीजिए, और ये देखिए ऐसे कैंसिल कर रहा है, फिर यहाँ से देखिए ऐसे जा रहा है, ये आया,
ये देखो एक दूसरे, तो कहीं ना कहीं अगर छोटे बड़े हैं तो मैंने क्या बताया, इतना छोटा साइज कर दीजिए, इतना छोटा कि वो सब इक्वल हो जाए लूप। और अगर कम ज्यादा है तो एक का अगर ज्यादा हुआ तो अगले में या उससे अगले में वो कहीं ना कहीं डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर क्वांटिटी जो निकल कर आइए, वो नंबर ऑफ क्वांटिटी जो निकल कर आइए वो इक्वल हो जाएगी। मान लो कहीं पर प्रोडक्ट 7 आ गया तो यहाँ पर भी 7 हो जाए, यहाँ भी 7 हो जाए, और एक का डायरेक्शन पॉजिटिव, एक मतलब इस तरीके से जा रहा 7, तो दूसरा क्या हो जाएगा इस तरीके से 7, एक +7 होगा, एक -7 होगा, 0। इसको आप वेक्टर ना मान लीजिए कि अपोजिट है और इक्वल है तो वेक्टर की कंडीशन से कैंसिल हो, ऐसा नहीं है ये। तो लूप जो है कैंसिल कर देते हैं ईच अदर को, ये देखिए। और बिकॉज हैविंग इंटीग्रल फील्ड आर ट्रेवलिंग, जब ये ट्रेवल करते हैं यहाँ पर देखिए, जो फील्ड जो है यहाँ पर क्या कर रही है, ट्रेवलिंग पे आती है, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। तो देखिए अपोजिट डायरेक्शन है, सो हैंस ऑल कॉमन लाइन इंटीग्रल कैंसिल होल एंटायर, तो ये पूरा अंदर का पोर्शन क्या कर देता है, ये कैंसिल कर देता है ये। और अब आपके पास क्या बचा, ये L1, मतलब जैसे ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, तो इस तरीके से ये Ln पोर्शन ये बच जाता है। तो ये क्या हो जाता है, ये जो पैरीमीटर है यही बचेगा, बस आउटर का इतना ही बचेगा, इनर का पूरा पोर्शन खत्म हो जाता है। अब आप इतने तक कर लीजिए और इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। फिर आगे से हम बताना शुरू करते हैं कि इसको आगे सॉल्व कैसे। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है तो उसको करते हैं। तो आप देखिए इसका काम खत्म हो गया है और ये हमें डेरिवेशन निकालना ही है, तो इसको सॉल्व करते हैं। बस द लाइन इंटीग्रल around the क्लोज का मतलब ये है कि ये इस तरीके से, जैसे मैंने बताया ना, ये हेमीस्फीयर, ये ऐसे, ये वाला पोर्शन माउथ इसका कैसा है, ये खुला हुआ है, ये इतना, ये क्लोज है सरफेस, ये सरफेस क्लोज है, लेकिन ये वाला पोर्शन कैसा है और ये फील्ड ऐसे, तो इसकी बात कर रहा है। नहीं तो आप क्लोज पूरा समझ लो, ये क्लोज नहीं है, ठीक है ना। क्लोज L इज, देखो ये L क्या है, क्लोज है, L इज इक्वल, पूरा सम निकाल लीजिए सबके लिए, क्लोज सम ऑफ द लाइन इंटीग्रल around the path of, around path क्या हो जाएगा, L1 डेल्टा L1 डेल्टा L2 डैश। अब इसके लिए सम क्या है, ये इक्वल टू, इसका ऐसे लिख देंगे इंटीग्रेशन, ये कर्व के लिए है A.dl, ये आ गया, इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, समेशन I1n, टोटल n के लिए है, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, और इसके बाद क्या लिख देंगे, सबके लिए ये लिख देंगे A.dl लिख देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से इसको हम नोट कर लेंगे, क्लियर है। अब देखिए इसमें आगे क्या करते हैं। अब यहां पर आपको आगे सॉल्व करने के लिए एक स्टेप याद रखना पड़ेगा, अगर वो स्टेप अगर आप भूल जाते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और आप यहीं पर रुके रह जाएंगे, इसके आगे नहीं बढ़ पाए। उस स्टेप में क्या होगा कि यहां पर आप एक बात बताइए, आपने बहुत सारे पोर्शन किए इस तरीके से, ये पोर्शन किए,
यहाँ पर हमने S1 लिखा, मान लीजिए एक जगह है डेल्टा S2 लिखा है, डेल्टा S3, इसमें कहीं पर भी आपको डेल्टा S का कोई रोल नहीं नजर आया, नहीं आया ना रोल। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर डेल्टा SI का ऊपर और डेल्टा SI का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। चाहे तो आप इस जगह भी कर दीजिए और चाहे यहाँ कर दीजिए, जहाँ आपको सूटेबल लगे। आप डेल्टा SI का ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेल्टा SI ये डेल्टा SI। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है लाइन इंटीग्रल और कर्ल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। देखिए क्या है, कर्ल A इक्वल टू 1/ds इंटीग्रेशन A.dl। आप पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये इसके बराबर ये होता है, ये कंडीशन कर्ल A/ds इसके बराबर हो जाए, क्लियर है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसीलिए हमने इसका मल्टीप्लाई किया। ये जब मल्टीप्लाई किया तो देखिए ये पूरा का पूरा ये एरिया है कि नहीं है, तो ये ds का एरिया ही तो है यहाँ पर। ये किसके लिए, आयत के लिए बात कर रहा है, ये आयत। यहाँ पर जो ये कर्व बहुत ये लूप बने हुए हैं ना, इसमें से एक SI के लिए निकाल लिया हमने, ठीक है ना। तो ये SI के लिए हमने, आयत के लिए हमने लूप के लिए ये वैल्यू लिखी। अब यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन I इक्वल टू 1 एंड, और इसके लिए आप लिख दीजिए कर्ल A वेक्टर फील्ड, ऐसे लिखा, ठीक है ना। और चूंकि ये कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको ऐसे आप कर दीजिए, यहाँ पर आप इसको ऐसे दिखा दीजिए, ठीक है ना। और ये DSI कर दीजिए, क्लियर। इतने की जगह पे आपने क्या लिख दिया, कर्ल A और ये DS ऐसे लिख दिया, क्लियर है यहाँ तक। आप देखिए आगे क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पर इसको इंटीग्रेशन में कैसे बदलते हैं, डेल्टा S को इंटीग्रेशन में कैसे बदलेंगे, डेल्टा S को DS में बदलना है। तो देखिए डेल्टा S को आपको DS में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब डेल्टा SI अप्रोचिंग किसके हो जाए, जीरो की, तो जब ये अप्रोचिंग हो जाए डेल्टा S किसके, जीरो की, तो उस कंडीशन में जो है ये डेल्टा S इक्वल टू DS में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, लिमिट लगा दीजिए, लिमिट लगाई, डेल्टा S टेंस टू जीरो, ऐसे कर दिया, डेल्टा S टेंस टू जीरो समेशन I इक्वल टू 1 एंड ये यूनिट वेक्टर है कैप के लिए, कर्ल, ये कर्ल लिखिए, कर्ल A, तो ये ऐसे लिख दिया हमने। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अभी तो ऐसे अप्रोचिंग करी हमने, ठीक है ना, ये आयत के लिए है। तो फाइनली जब आप क्या करेंगे, इसको DS में लिखिए, तो ये आपने DS लिखा, ये DS लिखा, क्लियर है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा, अब ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये देखिए एंड ये ऐसे आ गया, कर्ल A हो गया, ये रिजल्ट आ गया ना। तो फाइनली रिजल्ट हमारा क्या बना, देखिए अब तो इसका काम खत्म हो गया है, तो फाइनली रिजल्ट जो बनेगा उस पर स्टडी करते हैं। लेफ्ट हैंड में लिखा है कर्ल, ये देखिए ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन C A डॉट DL, ये तो लेफ्ट हैंड में। और राइट हैंड हम क्या लेकर आए, यहाँ पे राइट हैंड में हम इतना लेकर ये आए हैं, तो लिखिए डबल इंटीग्रेशन, और ये सरफेस के लिए यूज करेंगे, यहाँ पर एरिया के लिए होता ना। और ये क्या लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है कर्ल A वेक्टर फील्ड, और ये क्या हो जाएगा, DS हो जाएगा, ठीक है ना, ये ऐसे दिया हुआ है। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सरफेस के लिए, और ये हो जाएगा कर्ल A डॉट, देखिए ये वेक्टर है ना, तो ये हो जाएगा DS, ये क्लियर है। तो ये फाइनली रिजल्ट निकल कर आ गया, यही डिफिनेशन थी। लाइन इंटीग्रल वेक्टर फील्ड इक्वल टू क्या हो जाता, कर्ल वेक्टर फील्ड A क्लोज सरफेस एरिया
यानी कर्व सरफेस एरिया के इक्वल होता है। यही हमको निकालना था। कोई भी किसी तरीके का लूप बना हो तो इसी को हम बोलते हैं स्टोक्स थ्योरम। और ये आपको विशेष ध्यान रखना है इसमें कि जो हम ये लूप ले रहे हैं ये पीछे से तो बंद है लेकिन ये ओपन है, ये ओपन है। क्लियर है? और इसी के लिए हम ये फील्ड के लिए निकाल रहे हैं। क्लियर? यानी इसका मतलब ये हुई, ये फील्ड ये हुई है। अब इस फील्ड में ये हम ले रहे हैं ऐसे। क्लियर है? उसके लिए ये लगा हुआ है। तो स्टोक्स थ्योरम एक तरीके से ओपन लूप के लिए है, ना कि क्लोज लूप के लिए। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, ये ओपन लूप के लिए। और ये डेरिवेशन करना था, बहुत इंपॉर्टेंट है।